नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम एमपी टेट बायोलॉजी चयन परीक्षा 2023 की क्लास की बात करेंगे और चैप्टर चल रहा है जैविक का वर्गीकरण, जो क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो 20 यूनिट्स है, सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उसके 2 क्लासेज की लिंक आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं एमपी टेट बायोलॉजी क्लास बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज की क्लास का। कल हमने 25 प्रश्न किए थे, आज उससे आगे प्रश्न करेंगे। जैविक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। विषाणु विषाणुओं से होने वाले में भिन्न होते हैं। प्रोटीन कोड के बिना डीएनए अणु, प्रोटीन कोड के साथ आरएनए अणु, प्रोटीन कोड के बिना आरएनए अणु, प्रोटीन कोड वाले डीएनए अणु। तो आप सभी लोग जानते हैं विषाणुओं से होने वाले जो भिन्न होते हैं वह प्रोटीन कोड के बिना आरएनए अणु होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिन्हें एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना जाना जाता है, जो पौधे के साथ साथ जानवरों के लिए भी रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। 4 ऑप्शंस है आपका, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टाक या वैसिलस की बात करें। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया जा चुका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, जिन्हें एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना जाना जाता है, जो पौधे के साथ साथ जानवरों के लिए भी रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। वह दोस्तों आपके माइकोप्लाज्मा जो होता है यह प्रोकैरियोटिस होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और प्रकृति में प्लियोफार्मिक होता है। ये पौधे और जानवरों दोनों के लिए रोगजनक होता है। तो पौधे और जानवरों के लिए दोनों के लिए रोगजनक कौन होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि प्रोकैरियोटिक है और कोशिका भित्ति इसकी नहीं होती है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या बैक्टीरिया से संबंधित हो जाता है? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो सभी जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं वह किससे संबंधित हो जाते हैं? आपके प्रोटिस्टा से संबंधित हो जाते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोटिस्टा एक ऐसा समूह है जिनमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक पौधे और जानवर शामिल होते हैं। इस समूह में शामिल जीव या तो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है या हेटेरोट्रॉफ या परजीवी होता है। और मोनेरा में बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जैसे प्रोकैरियोटिक जीव भी इसमें शामिल होता है मोनेरा में। और कवक यूकैरियोटिक होता है लेकिन ज़्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया? आर.एच. व्हिटेकर, सी. लिनियस, ए. रॉक्सबर्ग या बिरचो। तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे। आर.एच. व्हिटेकर। जब भी 5 जगत के वर्गीकरण की बात की जा रही है किसके द्वारा प्रस्तावित दिया गया है? तो प्रस्तावित जो है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1969 में। एक अमेरिकी टैक्सोनोमिस्ट ने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण विकसित करने के लिए जीवों के 5 साम्राज्यों को जो है विभाजित किया है, जिनमें से पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमलिया। अगला है सी. लिनियस विकसित 2 राज्य वर्गीकरण है, जिसका पहला होता है किंगडम प्लांटी और दूसरा होता है किंगडम एनिमलिया। और बिरचो कोशिका सिद्धांत से खोज से जुड़े हुए हैं। बिरचो जो है किससे संबंधित है? तो कोशिका सिद्धांत खोज से जुड़े हुए हैं आपके बिरचो, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो जो जीव जो होते हैं लवणीय क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हेलोफिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलोफिल्स कहा जाता है। हेलोफिल्स ऐसे जीव हैं जो नमक की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में रहते हैं। हेलोफिल्स नाम का अर्थ ही होता है नमक प्रेमी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नग्न कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रकीय और मृतोपजीवी की विशेषता क्या होती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या
स्लाइम मोल्डस की बात करते हैं तो नग्न कोशिका द्रव बहुकेंद्रकीय और मृतोपजीवी की जो विशेषताएं होती हैं वह स्लाइम मोल्डस होता है। क्या होता है? स्लाइम मोल्डस जो होता है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट से होते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थों को निगलने वाली जो मृत पत्तियां होती है उनके साथ चलते हैं, और ये बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकेंद्रकीय होते हैं और नग्न साइटोप्लाज्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ये सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, या सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से हमारे जरूर जुड़ जाइएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर आपको सर्च करना है, सारे सोशल मीडिया मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पौधे और कवक की जड़ों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? लाइफन, फर्न, स्लाइम मोल्डस या बीजीए कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो उच्च पौधे और कवक की जड़ों के बीच जो संबंध होता है उनको क्या कहा जाता है? स्लाइम मोल्डस। क्या कहा जाता है? स्लाइम मोल्डस ही कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि डाइकैरियोन तब बनता है जब अर्धसूत्रीय विभाजन रुक जाता है, जब 2 अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलग्न नहीं होती हैं, जब कोशिका द्रव संगलित नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं डाइकैरियोन तब बनता है जब 2 अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलग्न नहीं होती हैं, तब डाइकैरियोन बनता है। डाइकैरियन एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसका परिणाम तब होता है जब 2 दैहिक कोशिकाएं फ्यूज हो जाती हैं, लेकिन उनका नाभिक तुरंत फ्यूज नहीं होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन ऐसी स्थितियों को परिगणित क्या है? नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, कैंटेगियम विवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जब भी दोस्तों ये नाम आए ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपको दिमाग में बैठा लेना है। कैंटेगियम विवम फ्लूइडम जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह है एम.डब्ल्यू. विजरनेक द्वारा। किसके द्वारा? एम.डब्ल्यू. विजरनेक के द्वारा जो है किया गया है। इसका अर्थ होता है संक्रामक जीवित तरल पदार्थ। क्या होता है? संक्रामक जीवित तरल पदार्थ। और इस वाक्यांश का पहली बार उपयोग वायरस का वर्णन करने के लिए किया गया था। डीजे इवान्स्को एक रूसी वनस्पत शास्त्री थे जिन्होंने वायरस की फिल्टर करने योग्य प्रकृति की खोज की, और वायरोलॉजी के संस्थापकों में से एक आपके हैं डीजे इवान्स्को की बात करते हैं। और आपके स्टैनली मिलर एक यहूदी अमेरिकी रसायनज्ञ थे जिन्होंने आदिम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रयोग किया था। और रॉबर्ट हुक अपने आदिम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके कोशिका का अध्ययन और कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति। तो देखिए, कोशिका का अध्ययन और कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला है, माइकोबियंट और फिकोबियंट के बीच जुड़ाव पाया जाता है। किसका जुड़ाव पाया जाता है? तो इन दोनों के बीच जो होता है दोस्तों, लाइसिम्स का जो है में जुड़ाव जो है पाया जाता है। लाइकेन, देखिए लाइकेन वे जीव होते हैं जो एक कवक और एक शैवाल के स्थायी सहजीवी संघ से बने होते हैं। कवकी भागीदारी को या भागीदार को माइकोवियोनट तथा शैवाली भागीदारी को फाइकोवियोनट कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि विषाणु और वायराइड में क्या अंतर होता है? विषाणु और जो वायराइड होते हैं इन दोनों में आपको अंतर बताना है क्या होता है। तो ये चीज़ें जान लीजिए, विषाणु और वायराइड में अंतर जो होता है, वायराइड में क्या होता है? प्रोटीन कोट की अनुपस्थिति होती है, लेकिन विषाणु में प्रोटीन कोट की उपस्थिति होती है। तो वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, जबकि विषाणु में प्रोटीन कोट होता है। ये आपका विषाणु और वायराइड में अंतर है प्रोटीन का। वायराइड में प्रोटीन कोट नहीं होता, विषाणु में प्रोटीन कोट होता है। अगला जो प्रश्न है कि कवक यौन चक्र के संबंध में घटनाओं का सही क्रम चुनना है। कवक जो फुफुंदी होते हैं इनके यौन चक्र के संबंध में घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। और सही क्रम होता है, पहला होता है प्लास्मोगेमी, कार्ययोगी और अर्धसूत्रीय विभाजन बाद में होता है। पहली जो हमारी प्रक्रिया होती घटना है वह होता है प्लास्मोगेमी, इसके बाद कार्ययोगी और अर्धसूत्रीय विभाजन। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है।
आप सभी लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म का संलयन, जबकि कार्योगी का अर्थ होता है नाभिक का संलयन। इन दोनों घटनाओं के युग्मनज अर्थात 2n का निर्माण होता है, जो एक द्विगुणित संरचना जहां अश्रुति विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु गैर कोशिकीय जीव है, लेकिन एक बार मेजबान कोशिका को संक्रमित करने के बाद वे खुद को दोहराते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में वायरस संबंधित है? तो आपका किसका हो जाता है? ना तो मोनेरा का है, ना ही प्रोटिस्टा का है, ना ही कवक का है। तो ये किसका हो जाएगा? विषाणु गैर कोशिकीय जीव होता है, लेकिन एक बार मेजबान कोशिका को संक्रमित करने के बाद वे खुद को दोहराता है। किस राज्य का वायरस है? ना तो वह मोनेरा का कहलाएगा, ना ही प्रोटिस्टा का, ना ही कवक का। तो इनमें से कोई नहीं। तो किसका कहलाएगा? आप सभी लोग जानते हैं विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में गैर कोशिकीय जीव जैसे वायरस और वायरोइड शामिल नहीं है। विषाणुओं को वर्गीकरण में नहीं रखा गया है क्योंकि वे वास्तव में जीवित नहीं हैं और इसलिए उन्हें गैर सेलुलर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे विषाणु जो होते हैं गैर कोशिकीय जीव या गैर सेलुलर माना जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। देखिए, फाइकोमाइसिस के जो सदस्य पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं, पहला जलीय आवासों में भी होते हैं, लकड़ी के सड़ने पर भी होता है, नम और नम स्थानों पर भी होता है और पौधे पर बाध्यकारी परजीवी के रूप में भी होता है, अर्थात इन सभी रूपों में होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स कवक है जो मृत और सड़ने वाली लकड़ी सेप्रोफाइट्स के रूप में पनप सकते हैं। ये नम और नम स्थानों में रहना पसंद करते हैं और जूस्पोर या यौन युग्मकों के संचलन के लिए पानी इनमें आवश्यकता होती है। क्या होता है? पानी, जल की आवश्यकता होती है। 2 साम्राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो 2 साम्राज्य का जो वर्गीकरण है आपके विटेकर, अरिस्टोटल, लिनियस या डार्विन की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 2 साम्राज्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? लिनियस के द्वारा दिया गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया किस जगत से संबंधित होता है? सभी बताइएगा। क्या वह प्रोटिस्टा है, कवक है, प्लांटी है या मोनेरा है? साइनोबैक्टीरिया किस जगत से संबंधित हो जाता है? तो वह दोस्तों मोनेरा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह प्रश्न हो जाता है कि वे जीवाणु जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं कहलाते हैं। वे जीवाणु जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, मेथनोजेंस या यू बैक्टीरिया या हेलोफाइल। वे जीवाणु जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में कहलाते हैं हेलोफाइल्स। हमने आपको बताया भी था। क्या कहलाता है? हेलोफाइल्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि हेटेरोरिस्ट पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो हेटेरो जो रिस्ट होता है वह आपके नॉस्टॉक में पाया जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महासागरों में मुख्य उत्पादक डायटम समूह से संबंधित है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनोइड्स या स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। देखिए, महासागरों के मुख्य उत्पादक जो डायटम होता है, इसके किस समूह से संबंधित हो जाता है? क्राइसोफाइट के समूह से संबंधित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया है, क्यों रखा गया है? जीवाणुओं को मोनेरा जगत में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स का है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक्स। अगला प्रश्न है, आर्कीबैक्टीरिया को प्राचीन बैक्टीरिया माना जाता है क्योंकि वे है आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, चरम स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है या वो एक कोशिकी की बात करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया को प्राचीन बैक्टीरिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चरम स्थितियों में जीवित रहने में ये सक्षम होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? जी हाँ, तो सभी लोग जानते हैं आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूग्लेना किस राज्य से संबंधित हो जाता है?
क्या वह आपका मोनेरा से संबंधित हो जाता है, प्रोटिस्टा से हो जाता है, प्लांटी से हो जाता है या एनिमलिया से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। यहाँ पे 80 प्लस 100 में से 80 प्लस अगर अंक प्राप्त करना है तो आपको हर क्लासेज इंपॉर्टेंट है, हर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो युगलिना जो है किस राज्य से संबंधित आपका हो जाता है, प्रोटिस्टा राज्य से संबंधित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्न क्या है दोस्तों। एक कोष की प्रोकैरियोटिस है, एक कोष की यूकैरियोट्स है, या बहुकोष की प्रोकैरियोट्स है, या बहुकोष की यूकैरियोट्स है। तो फर्न क्या होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो फर्न जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, बहुकोष की यूकैरियोट्स होता है। इसके बाद आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किंगडम फंगी में पोषण का तरीका मुख्य रूप से क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक या परजीवी होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, जब भी किंगडम फंगी में पोषण का तरीका मुख्य रूप से जो कहला जाता है वह आपका कौन सा कहला जाता है, वह आपके सेप्रोफाइटिक। किंगडम फंगी में पोषण का तरीका मुख्य रूप से सेप्रोफाइटिक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि विषाणुओं में प्रोटीन आवरण में संलग्न डीएनए है, विषाणुओं में प्रोकैरियोटिक केंद्रक है, विषाणुओं में केंद्रक झिल्ली में संलग्न डीएनए है, या विषाणुओं में झिल्ली संलग्न डीएनए होता है। तो विषाणुओं में कौन सा ऑप्शन सही होगा, या आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में है। कल की क्लास में हम 11:30 टू 11:30 AM टू 12 PM तक हमारी जो है क्लास होती है, लाइव क्लास होती है डेली। तो आपको डेली लाइव क्लास में अटेंड करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।